से। दूसरा है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसका काउंट होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm3। ये ब्लड क्लोटिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। तीसरा आता हमारे डबल सर्कुलेशन के 2 मेजर रूट्स। इसमें पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि छोटा लूप है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट ब्लड को मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। प्लाज्मा 55% या लिक्विड पोर्शन है। फॉर्म एलिमेंट्स 45%। ये सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। ये ब्लड में 55% का पार्ट है और इसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का है। वाटर 90 से 92% है। सब सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करके रखता है। प्रोटीन 68%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग के लिए एसेंशियल है। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। एल्बुमिन्स की बात करें तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसमें अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज। ये पीएच बैलेंस और नर्व मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। एक की डेफिनेशन याद रखना, सीरम इजिकल टू प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। मतलब जब ब्लड क्लोट हो जाता है, जो लिक्विड पोर्शन बच जाता है उसको सीरम कहते हैं। अब आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स पर। ये ब्लड में 45% पार्ट को बनाते हैं। इन्हें हम आर सेल्यूलर क्रू भी बोल सकते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है इरेथ्रोसाइट, आरबीसीज कहते हैं जिसको। इसका काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm3। मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। दूसरा है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसका काउंट होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm3। ये ब्लड क्लोटिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। तीसरा आता है हमारा ल्यूकोसाइट, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ये काउंट में 6000 से 8000 पर mm3 होते हैं। लीस्ट न्यूमरस होते हैं, लेकिन इम्यूनिटीज़ के लिए सुपर हीरोज़ हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला ग्रेन्युलोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 से 65% देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यही होते हैं। फेगोसाइटिक होते हैं। फेगोसाइटिक्स मीन्स ये बैक्टीरियाज को खाते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन्वेडर्स के अगेंस्ट। दूसरा आते हैं हमारे इयोसिनोफिल्स, जो कि हमारे 2 से 3% देखने को मिलते हैं। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन रेसिस्ट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरे आते हैं हमारे बेसोफिल्स, जो कि 0.5 से 1% होते हैं। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन को सीक्रेट करते हैं। इन्फ्लेमेशन और एलर्जी में रोल प्ले करते हैं। दूसरे टाइप पर आते हैं, जो कि हमारे एग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, जो कि 20 से 25% होते हैं। इसमें बी सेल्स और टी सेल्स मिलते हैं। ये स्पेसिफिक इम्यूनी रिस्पॉन्स के लिए कोर हैं। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की, जो कि 6 से 8% देखने को मिलते हैं। फेगोसाइटिक होते हैं। टिश्यूज़ में जाकर मैक्रोफेज बन जाते हैं। इसका अबेंडेंस का ऑर्डर याद रखिएगा, नेवर लेट मंकीज ईट बनानाज। एन से आएगा न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट्स, एम से मोनोसाइट्स, ई से इयोसिनोफिल, बी से बेसोफिल्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ब्लड टाइपिंग, एबीओ एंड आरएच सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं ए ग्रुप की। तो आरबीसी पर आपको एंटीजन ए दिखेगा और इसकी एंटीबी एंटीबॉडीज़ होगी। इसका मतलब ये डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को, जबकि रिसीव कर सकता है ए से और ओ से। बी ग्रुप पर आपको एंटीजन मिलेगा बी का, एंटी ए एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। ये डोनेट कर सकता है बी और ए बी ब्लड ग्रुप को और रिसीव कर सकता है बी एंड ओ ग्रुप से। ए बी ग्रुप की बात करें तो इसमें आपको एंटीजन्स मिलेंगे ए एंड बी के। इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, रिसीव फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप्स। डोनेट कर सकता है ओनली ए बी को ही। अब बात करते हैं ओ ग्रुप की। इसमें कोई एंटीजन्स नहीं होता। एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी। वहीं ये यूनिवर्सल डोनर है। डैट मीन्स ये रिसीव तो खाली ओ से ही करेगा, जबकि डोनेट सबको कर सकता है। अब आर एच फैक्टर की बात करें, ये एक और एंटीजन है जो आरबीसीज पर होता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था रेसस मंकी को देखकर, इसलिए इसका नाम आर एच रखा गया है। जिस पर ये प्रेजेंट होता है एंटीजन, उसे बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, जो कि ह्यूमंस में 80 to 85% प्रेजेंट होता है। और जब आपको ये आर एच एंटीजन देखने को नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। ये 15 to 20% ह्यूमंस में होता है। अब आते हैं सीरियस पार्ट पर, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कब होता है? जब मदर आर एच नेगेटिव हो और फीटस आर एच पॉजिटिव, मतलब फादर का ही ट्रेट लिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी यूजुअली सेफ होती है। डिलीवरी के टाइम थोड़ा फीटल का ब्लड मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकता है। मदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। दूसरे केस की बात करें, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मदर के एंटी आर एच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके
फीटस के RH पॉजिटिव RBC को अटैक करते हैं। इसमें बेबी को नुकसान होता है, सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस, इवन बर्थ के टाइम डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को ही कहते हैं हम एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इसका प्रिवेंशन बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। फर्स्ट डिलीवरी या मिस कैरेज के बाद मदर को रोगम इंजेक्शन दी जाती है। ये एनी फीटल RH पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है बिफोर मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाए। इसका रिजल्ट ये होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द क्लॉटिंग कैसेड प्लगिंग द लीग। जब ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, बॉडी इमीडिएटली क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है जिससे ब्लड रोका जा सके। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, पैकेट ऑफ फाइबर। इंजरी होने पर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं फैक्टर्स। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म करते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए विटामिन के और कैल्शियम एसेंशियल है। इसी से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है और थ्रोम्बिन ही फिब्रिनोजन यानी सॉल्युबल पार्ट को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। फिब्रिन थ्रेड मैश बनाते हैं जो आरबीसी और प्लेटलेट्स को ट्रैप करते हैं और एक क्लॉट बन जाता है। सो क्विक नोट में याद रखिएगा, कैल्शियम आयंस और विटामिन के क्लॉटिंग के लिए मस्ट हैं, इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग होती है। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर के होते हैं जिसमें 2 एट्रिया ऊपर और 2 वेंट्रिकल नीचे की तरफ देखने को मिलती है। सो इसमें राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से वाया वेना केवा। राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है लंग्स में वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पावरफुल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में वाया ओयोटा। अब वेल्व्स की बात करते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं ब्लड के, जो कि हमारा देखने को मिलता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वो होता है ट्राइकस्पिड वेल्व्स। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा बाइकस्पिड या मिट्रियल वेल्व। और सेप्टम यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट रखता है। हार्ट बेसिकली डबल पंप है, राइट साइड से लंग के लिए, लेफ्ट साइड से बॉडी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। आपके माइंड में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया होगा, वाई हार्ट बीट्स ऑन इट्स ओन। तो इसका रीज़न है ये मायोजेनिक होता है, मतलब इम्पल्स खुद जनरेट करता है। सो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे नोड यानी साइनोआर्टेरियल नोड जो पीसमेकर कहलाया जाता है, जिसमें 70 से 75 बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मल रेट से। ये राइट एट्रियम में है और इम्पल्स स्टार्ट करता है। अब ये इम्पल्स एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एवी नोड तक जाता है थोड़ा डिले के साथ ताकि एट्रिया फुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये इम्पल्स एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ फिश में जाता है, उसके बाद लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में जाता है। बंडल ऑफ फिश के बाद पुरकिंजी फाइबर्स, इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं बॉटम से ऊपर की तरफ एफिशिएंट पंपिंग के लिए। सो इसका हमारा फ्लो रहेगा ऐसे नोड से एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ फिश, उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इस सिस्टम की वजह से हार्ट बीट कोऑर्डिनेटेड और ऑटोनोमिक होती है। इसके लिए कोई ब्रेन सिग्नल की नीड नहीं होती बीट करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। ये एक कंप्लीट हार्ट बीट है जो एवरेज 0.8 सेकंड्स में होती है। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का होता है। इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे वेंट्रिकल्स फिल हो जाती हैं। अब बात करें वेंट्रिकल सिस्टोल की जो कि 0.3 सेकंड्स की होती है। वेंट्रिकल इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ब्लड पंप आउट हो जाता है लंग्स और बॉडी की तरफ। तीसरा फेज है जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकंड का होता है। इसमें सब चैम्बर्स रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड एट्रिया में फिल होने लगता है। अब आते हैं हार्ट साउंड्स पर। पहला हमारा लब है जो कि फर्स्ट साउंड कहलाया जाता है। ये होता है क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड एवी वेल्व्स के, जो कि होता है वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होने पर। डब जो कि हमारा सेकंड साउंड है, ये होता है क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स के, जो कि होता है वेंट्रिकल सिस्टोल के एंड होने पर। सो कुछ की टर्म्स देख लीजिए। पहला हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड पंप बाय 1 वेंट्रिकल्स पर बीट जो कि 70 ml होता है। दूसरी तरफ हम बात करें कार्डियक आउटपुट की, ये होता है टोटल ब्लड पंप पर मिनट, जो कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट होता है, जो कि हमारा 5 लीटर पर मिनट निकल कर आता है। अब देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें मेन वेव्स होती हैं। पहली पी वेव जिसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है। सेकंड है हमारा क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जिसमें वेंट्रिकल्स डिपोलराइजेशन होता है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये सबसे बड़ा स्पाइक है। थर्ड हमारा टी वेव जिसमें वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी वेंट्रिकल रिलैक्स हो रही है। अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन के 2 मेजर रूट्स। इसमें पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि छोटा लूप है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, उसके बाद पल्मोनरी वेन के अंदर जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। सेकंड है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी बड़ा लूप। इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, आयोटा में जाता है, प्योर बॉडी टिश्यूज के अंदर जाता है, वेना केवा के अंदर जाता है, देन राइट एट्रियम के अंदर जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते और हाई प्रेशर से बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन मिलती है। अब डिसऑर्डर की बात करते हैं जिसमें हमारा पहला डिसऑर्डर होता है हाइपरटेंशन, जिसके अंदर हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। नॉर्मल बीपी हमारा होता है 120/80 mmHg। 120 हमारा सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन है, 80 हमारा डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन है। जब कंसिस्टेंटली 140/9 mmHg हो जाता है हमारा बीपी,
तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसमें रिस्क भी बहुत बड़े होते हैं। ये साइलेंटली ब्रेन, किडनीज और हार्ट को डैमेज करता है। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। दूसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि हमारा CAD। इसका कॉज होता है आर्टरीज में प्लेग बिल्डअप, यानी कैल्शियम फैट, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाना। ये आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है। थर्ड है हमारा एंजीना पेक्टोरिस, जिसमें हमारा मेन सिम्टम्स आता है एक्यूट चेस्ट पेन, और इसका कॉज है हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से CAD हो रही है।